नमस्ते टू ऑल। आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जैसा कि आपको हमने बात किया था लास्ट टाइम, हम PYQ को सॉल्व कर रहे थे और इस सीरीज में हम जितने भी PYQ देखेंगे दैट इज बेस्ड अपॉन योर थियरीज। एंड थियरीज में हमने कोशिश किया है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो फेमिनिज्म है, यानी कि जो टॉपिक हम छोड़ देते हैं आमतौर पर, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन एवर यू गो थ्रू, क्योंकि जनरली हम रियलिज्म को पढ़ के चाहते हैं। इन सब जो छोटे छोटे थियरी होते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्टिविज्म, दैट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया आपका, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, उन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि हम डील करें। एक बात मैं बता दूं आपको, जितने भी PYQ यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे दैट हैड बीन आस्क्ड बाय द NTA। सो ऑल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम, कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स एनालाइज दिस क्वेश्चन वन बाय वन। योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज पोस्ट मॉडर्निस्ट। ओके, द क्वेश्चन इज postmodernist political thought originated primarily in which of the following country। जब हम उत्तर आधुनिकवाद राजनीतिक विचार ये मुख्य रूप से किस देश में उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये IR से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जनरली आपके पॉलिटिकल थियरी टॉपिक से भी अलाइन करेगा कहीं ना कहीं। सो इसलिए ये पूरी तरह से आपका जो टॉपिक है दैट विल बी बेस्ड अपॉन द पॉलिटिकल साइड। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वन बाय वन। योर फर्स्ट क्वेश्चन कि ओरिजिन कहाँ पे हुआ पोस्ट मॉडर्निस्ट थियरी का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द आंसर। देखिए, जब भी हम पोस्ट मॉडर्निस्ट थियरी की बात करते हैं, जितने भी थिंकर्स, आपको नामी थिंकर देखने को मिलेंगे, दैट विल बी बेस्ड अपॉन द प्लेस दैट इज कॉल्ड फ्रांस। फ्रांस में जनरली आप थिंकर्स को देखेंगे तो वो जो थिंकर्स आपको बिलोंग करते थे दैट इज बिलोंग टू अ फ्रांस। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 1960s और 1950s के दौरान, उस टाइम पे आपने सुना होगा नाजीज या फिर मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा। तो मोस्ट ऑफ द थिंकर्स हैज बी फ्लेड फ्रॉम द जर्मनी टू द फ्रांस। और जितने भी आप देखोगे ना फ्रांस में, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, क्योंकि आपने सुना होगा कि फ्रांस में रेवोल्यूशन की वजह से जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम जो है ना, फ्रैटर्निटी, ये जो थी वो बहुत ही ज़्यादा केंद्र की विषय थी। और यहाँ पे इसी वजह से जितने भी थिंकर्स थे अपनी बातों को बहुत ही आसानी से बता पाते थे। तो फ्रांस में जितने भी थिंकर थे दैट विल बी बेस्ड अपॉन दैट प्लेस। सो फ्रांस इज द ओरिजिन ऑफ द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर पॉलिटिकल थॉट। नाउ लेट्स मूव टू द some explanation based upon this. When we talk about the postmodern philosophy, it is originated from France. Western philosophy, postmodernist philosophy, that is originated in 17th century। ठीक है, और postmodernism, ये इनका मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज वो यूनिवर्सल ट्रुथ कभी नहीं होती है। तो उन्होंने सब्जेक्टिव नॉलेज की बात की, और जब भी हम यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, तो वहाँ उन पे इन्होंने इसके विचार को खारिज कर दिया है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म स्केप्टिकल होते हैं जब भी हम बात करते हैं मेटा नैरेटिव की, यानी कि ऐसे कथा जिसको कहते हैं ना, मेटा नैरेटिव का मतलब क्या होता है? थियरी ऑफ थियरी, यानी कि ऐसा मानते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, उसको ये क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। कहते हैं व्हाट इज मेटा नैरेटिव, ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, सच क्या है, वो हमारी जो है ना एक कॉमन इंटरप्रिटेशन है। नथिंग इज ट्रूथ। जिस चीज को मैं आपको डिटेल में बता दूं, जो अच्छे से समझा दूं, वही ट्रूथ है। और ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पे समय के साथ ये चेंज होता है। तो उन्होंने इस आइडिया को, इस मेटा नैरेटिव को पूरी तरह से नकार दिया है। और इसके जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे, माइकल फूको, फ्रांसिस लियोटार्ड, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, पोस्ट मॉडर्निज्म इज इनक्रेडिबिलिटी ऑफ द मेटा नैरेटिव, यानी जो मेटा नैरेटिव है उसका ही क्या है, एक त्रुटि है। ठीक है, जितने भी मेटा नैरेटिव आप देखते हो वो सब क्या है, आलोचनात्मक है, उसी को पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म, इट मीन्स किसी एक चीज को सच नहीं मानते हैं, ये बहुत सारी चीजों को हमें कहते हैं कि ये भी सच हो सकता है, ये भी सच हो सकता है, ये भी सच हो सकता है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे आइडिया को क्या किया है, सच माना है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिस्ट 1 दिया हुआ है और यहाँ पे लिस्ट 2, यहाँ पे स्टेट के टाइप और इसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं। आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। थोड़ी सी मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं ऑप्शन के रूप में यहाँ पे समझा दूँ। ABCD यानी 1 का A होगा, 2 का B होगा, 3 का C, 4 का D और यहाँ पे CADB, ये है आपका C। चलिए इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। ये है आपका 2 और ये 3, 4। Just try to attempt this question and then we explain it one by one. प्लूरलिस्ट स्टेट यानी कि बहुलवादी राज्य, मार्क्सिस्ट स्टेट मार्क्सवादी राज्य, वेलफेयर स्टेट लोक हितकारी राज्य, रेडिकल फेमिनिस्ट स्टेट कट्टरपंथी नारीवादी राज्य। और लिस्ट 2 में जो है ना आपका एक्सप्लेनेशन दिया है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लास सिस्टम, वर्ग व्यवस्था का विनाश, इरेडिकेशन ऑफ पैट्रियार्की, पितृसत्ता का उन्मूलन, आर्बिट्रेटर बिटवीन द कंपीटिंग सोशल इंटरेस्ट यानी प्रतिस्पर्धी सामाजिक हितों के बीच में मध्यस्थता, एम्फेसिस ऑन एक्सपेंशन यानी विस्तारिता पर जोर या विस्तार पर जोर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। जब भी हम प्लूरलिस्ट स्टेट की बात करते हैं, देखिए जब भी हम स्टेट प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहु, यानी कि जो स्टेट होता है जिसकी पावर सेंटर में होती है, अब ये पावर का क्या होगा, डिवीजन हो सकता है। सो पावर इज नो लॉन्गर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वन हैंड, इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी हैंड। सो यहाँ पे प्लूरलिस्ट स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आर्बिट्रेट बिटवीन द कंपीटिंग सोशल इंटरेस्ट, कि जितने सोशल इंटरेस्ट हैं, जिसके इंटरेस्ट है वहां पे आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना पावर्स को डिवाइड कर दे रहे हो। इट इज नॉट कंपीटिंग बिटवीन वन, इट्स डिवाइडेड बिटवीन कंपीटिंग सोशल स्टेट। जितने भी जो है ना पावरफुल ये है, यानी कि जितने भी हम प्रतिस्पर्धी सामाजिक जो वर्ग हैं उनके बीच जो है ना हम क्या कर रहे हैं, पावर का विभाजन कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट स्टेट, देखिए मार्क्सिज्म जब भी आता है आप एक चीज याद रखें, वो क्लास सिस्टम को क्या करते हैं, नकारते हैं। वो कहते हैं क्लास सिस्टम क्या करता है, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो उनको वो क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। सो मार्क्सिस्ट सिस्टम 1, प्लूरलिस्ट सिस्टम आर्बिट्रेट बिटवीन द कंपीटिंग सोशल इंटरेस्ट। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट क्या करता है, वो इम्फेसिस करता है एक्सपेंशन पे, यानी कि जो स्टेट का रोल है वो जनरली आपके लॉ एंड ऑर्डर पे है, अब उसको एक्सपेंड कहाँ पे करना होगा, अब उसको एक्सपेंड करना है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सारे फील्ड में भी क्या करना है उसको, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, इन सब क्षेत्रों में भी क्या करना है, उसका विस्तार करना है, इम्फेसिस ऑन expansion of the role of the state. So welfare is state is based upon the emphasis on expansion. Radical feminist state वो क्या करती हैं, पैट्रियार्की का क्या करती हैं, उन्मूलन करने की बात करती हैं। So on that basis अगर हम 1 का C देखें तो 1 का C यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मार्क्सिस्ट स्टेट A, C के बाद A आना चाहिए, C के बाद दोनों में A आया है। वेलफेयर स्टेट यानी कि वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो इम्फेसिस ऑन एक्सपेंशन यानी डी। सो दिस वन इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। सो व्हेन लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम। प्लूरलिस्ट का मतलब क्या होता है, प्लूरलिस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल सोर्स ऑफ ऑथोरिटी नहीं रहेगा, बहुत सारे जो है ना, जब ऑथोरिटी की बात करते हैं किसी एक हाथ में नहीं रहती, सत्ता का विभाजन अलग अलग हाथों में जो हो जाता है। जब हम मार्क्सिस्ट स्टेट की बात करते हैं तो इसमें डोमिनेंट क्लास के जो स्टेट होते हैं उसको वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इसी बात का विरोध मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हमें क्लास सिस्टम को क्या करना है, डिस्ट्रक्ट करना है। वेलफेयर स्टेट वो कहते हैं कि स्टेट का एक्सपेंशन सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाले फील्ड में भी होना चाहिए। रेडिकल फेमिनिस्ट स्टेट क्या कहते हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट स्टेट कहते हैं कि हमें मेल सुपीरियरिटी को, यानी जो पैट्रियार्की है वही रूट काउज है और उसको क्या करना है, हटा देना है, एलिमिनेट करना है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द थर्ड PYQ, यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वालस्टीन वर्ल्ड इकोनॉमी। जब भी हम वालस्टीन के विश्व व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। पहला है इट्स स्पेशियल डायमेंशन आर पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी एंड कोर स्टेट। इसकी स्थानिक आयाम परिधि, अर्थ परिधि और कोर राज्य है। ये क्या होते हैं मैं इसके बारे में आपको तुरंत बताऊंगी, बट पहले आपको क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि हिज टेम्पोरल डायमेंशन आर साइक्लिकल, रिदमिक, सेकुलर ट्रेंड, स्ट्रेटजी एंड कंप्यूटेशन।
जब भी हम इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये चक्रीय होता है, लय में होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है और रणनीति और संगणना के आधार पर क्या होता है, इसका संयोजन होता है। तो आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। Just try to attempt this question and then we explain it in a great detail. देखिए, जब भी हम वर्ल्ड इकोनॉमी, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो वॉलस्टीन होते हैं उन्होंने एक थियरी दी, वर्ल्ड सिस्टम थियरी। और वर्ल्ड सिस्टम थियरी कुछ इस तरीके से है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कुछ आपका डिपेंडेंसी थियरी, जो एजी फ्रैंक की डिपेंडेंसी थियरी थी, जो कि लैटिन अमेरिका में जिसका जन्म हुआ 1970 के दौरान, उससे आधारित है। उन्होंने कहा कि पूरा जो वर्ग है वो 3 भागों में विभाजित है। किस तरीके से? लेट्स हैव अ लुक। ये जो वर्ग है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला होता है पेरिफेरी, पहला कोर आप मान लीजिए, फिर दूसरा सेमी पेरिफेरी और तीसरा होता है पेरिफेरी। कोर मतलब जितने भी विकसित देश हैं, चाहे आपका वेस्टर्न कंट्री हो गए हैं, यूएस अमेरिका, यूएस हो गया है, यूके हो गया है, सो दीज आर द कोर कंट्रीज। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेमी पेरिफेरी, इट मींस डेवलपिंग कंट्री, चाहे आपकी इंडिया, चाइना, ये सब क्या है, सेमी पेरिफेरी में आ गए। जब हम पेरिफेरी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, परिधि। जो लोग क्या है, परिधि में है, जो लोग किनारे पे हैं, जो लोग गरीब हैं, तो उसको अविकसित देश, अंडर डेवलप्ड कंट्री, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए या फिर छोटे छोटे कैरेबियन कंट्री, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरीज कंट्री। अब इन तीनों का वर्गीकरण करने का महत्व क्या है? इन तीनों का वर्गीकरण आधार का जो है वो है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि किस तरीके से लेबर का डिवीजन हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जितने भी लेबर हैं वो सब क्या किया जाता है, इस कंट्री में क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, लेबर होते हैं, और फिर उसके बाद ये लेबर क्या किए जाते हैं, ये लेबर जाते हैं कोर में और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है और पुनः इस कंट्री में बेचे जाते हैं। रिसोर्सेज का भंडार आपको पेरिफेरी में देखेगा, बट जब हम बात करते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन, दैट विल बी कंसंट्रेटेड इन द डेवलप्ड कंट्री, चाहे मशीन हो गया, लैंड हो गया, रिसोर्सेज हो गया, मनी हो गए, दैट विल बी बेस्ड अपॉन द वेस्टर्न कंट्री। और ये सब रिसोर्सेज लाकर क्या करते हैं, वेस्टर्न कंट्री क्या करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके इनको क्या करते हैं, सेल करते हैं। और इससे क्या होता है, देयर इज अ इंटरडिपेंडेंस, कहते हैं ना, पारस्परिक एक दूसरे पे क्या रहता है, निर्भरता बनी रहती है। और इसी को कहा गया वर्ल्ड सिस्टम थियरी, क्योंकि ये एक सिस्टम वे में चल रही है, एक इंटरैक्शन के थ्रू चल रही, इसी वजह से इसको कहा गया कि पूरा विश्व जो है ना वो कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी के एक सिस्टम में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। उन्होंने कहा कि 3 हायरार्की होते हैं, यानी कि जब हम स्तर की बात करते हैं तो इन 3 हायरार्की में पूरा विश्व जो है वो विभाजित है। पहला तो होता है कोर, जिसको वेस्टर्न कंट्री कहते हैं, दूसरा सेमी पेरिफेरी और तीसरा होते हैं पेरिफेरी। तो इसके क्लासिफिकेशन जो होते हैं ना, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है, ये क्या है, साइक्लिकल है, चक्रीय है। देखिए यहाँ से जा रहा है, फिर ये रिसोर्स यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरीके से ये हमेशा क्या होता है, चलते रहता है, निरंतरता बनी रहती है। रिदमिक होता है, यानी कि लय में होता रहता है, ठीक है। आप उससे क्या लिए, रिसोर्सेज लिए, फिर उसके बदले में आपने क्या दिया, गुड को सेल किया। सो एक रिदम बना रहता है। और ये एक फ्लैक्चुएशन ऑफ द इकोनॉमी, और इसमें क्या दिखता है, किस तरीके से हमारा इकोनॉमी फ्लैक्चुएट करता है, कोर टू पेरिफेरी। सो यही तो आपका स्टेटमेंट है। जस्ट सी दिस स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट यही था, इट्स अ स्पेशल डायमेंशन आर पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी एंड कोर। ठीक है, कि पूरा जो आयाम है वो 3 भागों में विभाजित है, कोर, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी। ऑफ कोर्स इट इज राइट। हिज टेम्पोरल डायमेंशन आर साइक्लिकल, साइक्लिकल था, रिदमिक था, सेक्युलर ट्रेंड, अब ऐसा तो नहीं है किसी रिलीजन के आधार पे है, वो सेक्युलर है। और स्ट्रेटजी और कंप्यूटेशन, यानी गणना के हिसाब से उसको क्या किया जाए, अरेंज किया गया है, उसको हायरार्की में अरेंज दिया गया है। सो बोथ आर करेक्ट वन, यानी कि आपका सी आंसर क्या है, वो सही है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कह रहा है कार्ल मार्क्स द फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है, वो फॉर्मली वॉज अ सिटीजन ऑफ विच फॉलोइंग कंट्री, इनमें से किस कंट्री से कार्ल मार्क्स बिलोंग करते हैं। देखिए आपने कार्ल मार्क्स के बहुत सारी थियरी पढ़ी है, आपने मार्क्सिज्म पढ़ा, आपने क्रिटिकल थियरी पढ़ा,
बट जो फाउंडर थे, फाउंडिंग फादर ऑफ द मार्क्सिज्म, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बेसिक सी क्वेश्चन है, बट इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द कार्ल मार्क्स। देखिए जब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, ठीक है, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। उनकी जो पढ़ाई हुई थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्न, बर्लिन में हुआ था, ठीक है। बट क्या हुआ था कि नाजीज की वजह से ही हैज़ टू मूव विथ हर फैमिली, अपने वाइफ के साथ और सन के साथ वो यूके में रहते थे। बट जब हम बात करते हैं कि वो फॉर्मली किस जगह के सिटीजन थे, तो वो किसी के सिटीजन नहीं थे। उनको जो है ना नागरिकता किसी जगह से नहीं था, जर्मनी से भी नहीं था, यूके से भी नहीं था। सो नॉन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ही born in Germany, lived in UK, but when we talk about the formally citizen कहाँ के थे, so none of the above is the correct one. You can challenge this one, you can also say that this is from UK, but actually when we talk about the formally, question isn't formally, so it's a none of the above. Now let's moving to the who has authored the book साइलेंट स्प्रिंग, यानी कि साइलेंट स्प्रिंग नामक बुक जो है ना वो क्यों लिखा गया, किसने लिखा, सॉरी क्यों लिखा गया इसके बारे में बताऊंगी, बट किसने लिखा यहाँ पे पूछ रखा है। हु ऑथर्ड, फ्रैंक थ्रॉन, रेमंड एल ब्रेंट, रिचल कार्सन, रॉय रैपोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट्स हैव अ लुक। देखिए जब भी हम बात करते हैं साइलेंट स्प्रिंग, ये अपने टाइम में ये एक पहली ऐसी बुक थी जिन्होंने इकोसिस्टम से रिलेटेड, यानी कि जब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स के यूज से कैसे जो होते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, जानवरों कौन कौन से जानवर जो डीडीटी का छिड़काव होता है उससे जो है ना हार्मफुल क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में ये बात की है। पहली बार इस साइलेंट स्प्रिंग में इसकी बात हुई, और फिर उसके बाद जो है ना एक रेवोल्यूशन के रूप में ये बुक जो है ना उभरा। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं आपके रिचल कार्सन। सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर, और ये पहला बुक था जिन्होंने इकोनॉमिक डिजास्टर और हार्मफुल इम्पैक्ट बताया था पेस्टिसाइड का एनिमल्स पे, यानी किस तरीके से जब हम खाद्य चीज़ों का छिड़काव करते हैं तो जानवरों का धीरे धीरे उसके इंटेस्टाइन में प्रवेश होना और फूड चेंज होता है ना वो डिस्टर्ब होता है। इसके बारे में ये जो बुक है वो डेप्थ में बताया था, और एक रेवोल्यूशन के रूप में ये बुक जो है ना आया था। So now moving to the question number 6, which of the following is incorrect with regard to the postmodernism। देखिए मैंने आपको भी postmodernism के बारे में बताया, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो कथन है वो असत्य है, इनकरेक्ट है। पहला है primacy of consumption instead of knowledge, यानी कि ज्ञान के स्थान पर उपभोग की प्रधानता। deconstruction of totality, कॉमनैलिटी टू ग्रेटनेस, यानी कि जब भी समानता से महानता की बात करते हैं, हिस्टोरिकल टेंडेंसी। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन जो है ना पोस्ट मॉडर्निज्म को नहीं बता रहा है। यानी 3 पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में सही है, एक जो है वो सही नहीं है। देखिए जब भी हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो हमने एक चीज कहा था कि कोई एक चीज सत्य नहीं है, इसमें बहुत सारे जो है ना इसका आयाम है। तो इन्होंने सबको क्या कहा था, सही माना था। सो उन्होंने टोटैलिटी को क्या किया, डीकंस्ट्रक्ट किया। तो दिस वन इज द करेक्ट वन, ये सही बता रहा है। प्राइमेसी ऑफ कंजप्शन इंस्टेड ऑफ नॉलेज, कोई नॉलेज जो है ना वो सही नहीं है, सब क्या है, सब एवरीथिंग इज उपभोग में उन्होंने क्या की, प्रधानता दी। यस, नॉलेज को ज्यादा नहीं, हर चीज क्या हो सकता है, दैट इज बेस्ड अपॉन द कंजम्पशन, ठीक है। कॉमनैलिटी ऑफ ग्रेटनेस, यानी कि जब भी हम बात करें समानता से महानता, यस इट इज ट्रू। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल टेंडेंसी, जब भी हम बात करते हैं ये सत्य है, ये फैक्ट्स है, यही जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको उन्होंने नकारा। यानी कि हिस्टोरिकल चीज़ों को उन्होंने क्या किया, हिस्टोरिकल उनका रुझान नहीं था, उन्होंने हर हिस्ट्री को क्या किया, डीकंस्ट्रक्ट करने की बात की। तो हिस्टोरिकल टेंडेंसी नहीं है, हिस्टोरिकल रिडेंसी है, यानी कि उससे जो है ना वो भागने की कोशिश करते हैं। सो डी इज द इनकरेक्ट, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज बी, शुड बी डी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी को चैलेंज करते हैं, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को चैलेंज करते हैं, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को वो आलोचनात्मक ढंग से देखते हैं और उनको चुनौती देते हैं।
Now let's move to the question number 7. This is very important question when we talk about the feminism. Indian feminism से related ये question है और कह रहा है कि पंडिता रमाबाई को टाइटल पंडिता क्यों दिया गया। और ये देखिए ये पॉलिटिकल थॉट से भी important question है। So ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आप IR में पढ़ रहे हो that is not related to political science, political theory. Everything is overlapping. So when we talk about the title पंडिता, ये पंडिता रमाबाई को क्यों दिया गया था? वो इसलिए दिया गया था क्योंकि वो पहली संस्कृत स्कॉलर थी। उन्होंने कास्ट सिस्टम, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन की बात की, बट जनरली ये जो टाइटल उनको मिला था वो संस्कृत में जो है ना, सी इज द स्कॉलर, और इसी वजह से पंडिता सरस्वती ये जो टाइटल है उनको दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो है आपका इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके बुक स्त्री धर्म नीति, द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द पीपुल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक दैट हैज बीन रिटन बाय द पंडिता रमाबाई। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वुमेन के बारे में जो है ना, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की। पहली वुमेन थी जिनको संस्कृत के बारे में ज्ञान मिला और उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एजुकेशन ली। दैट्स वाई शी हैज गिवन द टाइटल पंडिता एंड सरस्वती। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन 8। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क ये किसके द्वारा लिखा गया है? ग्रामसी, फ्रेंच फैनन, हैना अरेंट, वुलस्टोनक्राफ्ट। सारे थिंकर्स इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम बात करते हैं ग्रामसी की, ही इज ऑथर फ्रॉम क्रिटिकल थियोरी, क्रिटिकल थियोरी से रिलेटेड जिन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया। फ्रेंच फैनन साइकेट्रिक थे, ठीक है, साइकेट्रिक थे जिन्होंने अल्जीरिया आई थिंक या नाइजीरिया वॉर में जो है ना फ्रांस के जो है ना गुलामी, फ्रांस की गुलामी से रिलेटेड जो है ना उन्होंने बताया। और इन्होंने कहा कि कॉलोनिज्म का क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। देखिए हम ये देखते हैं ना कि कॉलोनीज ने आया, हमारे इतने रिसोर्सेज लिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो लूट के गए, बट हैव यू एवर थिंक कॉलोनिज्म का हमारे मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ा है? उसके बारे में जो है ना फ्रेंच फैनन बताते हैं ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में। हैना अरेंट की बात करें तो ये जो है ना टोटलिटेरियन से रिलेटेड इनकी बुक है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट यानी कि जब हम बात करते हैं नाजीज, इनके बारे में जो है ना ये बात करती हैं। और फिर उनकी जो बुक है वो है पावर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड इनका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वुलस्टोनक्राफ्ट इज द फेमिनिस्ट, लिबरल फेमिनिस्ट, ठीक है, तो ये लिबरल फेमिनिस्ट है जो कि जे.एस. मिल के साथ इनका नाम दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंच फैनन, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताया उन्होंने कॉलोनिज्म का। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 1959 में डाइंग कॉलोनिज्म नाम की दूसरी बुक आई, द रेचेट ऑफ द वर्ल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। टुवर्ड द अफ्रीकन रेवोल्यूशन 1964 is also very important book. So all the important books should be noted it down. When we move to the question number 9, यहाँ पे दे रखा है अनार्की अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविज्म इज, यानी कि जब हम रचनावाद के अनुसार अराजकता का मतलब क्या, गिवन, क्या ये दिया हुआ है, रैशनली अराइव्ड एट, ये जो है ना तर्क संगत रूप से हम इसके बारे में जानते हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड, अनअटेंडेबल, यानी कि ये अप्राय है, आपको बताना है। देखिए जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो एक वर्ड जो आपको पता होना चाहिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि जितने भी आप चीज़ें समझते हो वो सोसाइटी ने आपको क्या किया है, कंस्ट्रक्ट करके दिया है, उसको मेक किया है, उसको क्या किया है, उसका मीनिंग आपके सामने फॉर्म किया है। सो अनार्की इज ऑल्सो व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, और ये जो है अलेक्जेंडर वेंट की फेमस स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी आइडियाज हैं, अनार्की, सेल्फ हेल्प, सर्वाइवल, these are made by the state, so it is socially constructed term. So anarchy is a socially constructed, अलेक्जेंडर वेंट की फेमस स्टेटमेंट इसको बहुत ही अच्छे से प्रूव करती है कि anarchy is what state make of it. Now move to the question number 10. Which among the following is a not a Morton Kaplan system model? जब हम मॉर्टन कैप्लन की सिस्टम मॉडल की बात करते हैं तो इसमें से कौन जो वो उसका हिस्सा नहीं है? बहुध्रुवीय प्रणाली, सार्वभौम प्रणाली, श्रेणीबद्ध प्रणाली, यूनिट विटो प्रणाली, इनमें से कौन जो है ना इन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है। जस्ट हैव अ लुक, और फिर हम उससे रिलेटेड मॉर्टन कैप्लन से रिलेटेड सारी प्रणाली के बारे में हम एक एक करके समझेंगे।
देखिए जब भी हम मॉर्टन कैप्लॉन की बात करते हैं तो उनके सिस्टम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना इनका प्रभाव डेविड ईस्टन के सिस्टम थ्योरी से, जब आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ोगे वहाँ से होके आया। तो ये जो थे आपके मॉर्टन कैप्लॉन, ये एक ऐसी थियरी बनाना चाहते थे जो कि पूरे यूनिवर्स पे लागू हो, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक थियरी बनाना चाहते थे और पूरे इंटरनेशनल रिलेशन पे इसका जो है ना वो लागू हो। तो उन्होंने लगभग इन्होंने 10 भाग में प्रणाली को बांटा, बट वो 10 भाग जो है ना शॉर्ट करके बताया गया कि 6 प्रणाली होते हैं। पहला प्रणाली उसने बताया बैलेंस, एक सेकेंड लेट मी हैव अ लुक। जो पहला जो प्रणाली उन्हें बताया बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, जिसमें क्या होते हैं, जैसे आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या थे, मल्टीपल पावर्स थे, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, देयर इज नो वन पावर, और ये पावर क्या होते थे, हमेशा बैलेंस करते थे एक दूसरे को। सो दिस अ बैलेंस पावर सिस्टम। फिर उसके बाद आया टाइट बाइपोलर सिस्टम, यानी कि 2 पोल्स होंगे, 2 जो है ना इंपॉर्टेंट पावर होंगे, जैसे कि आपने देखा कोल्ड वॉर में देखा 2 पावर, यूएस और रसिया, सॉरी यूएसएसआर। और ये क्या करते थे, ये एक ध्रुव की तरह काम करते थे, इसको कहते हैं टाइट बाइपोलर। बाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, और पोलर 2 ध्रुव, ठीक है। ये टाइटली क्या होते हैं, रहते हैं, इन्हीं का जो प्रभाव है ना पूरे वर्ल्ड पे दिखता है। फिर उसके बाद आता है लूज बाइपोलर। लूज बाइपोलर में क्या होता है, पोलर तो रहते हैं बट यहाँ पे ना कुछ कुछ सैटेलाइट कंट्रीज होते हैं, जैसे आपने सियाटो सेंटो के बारे में पढ़ा था, तो कुछ जो है ना यूएस को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम क्या आ गया, ये आ गया लूज बाइपोलर, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सल सिस्टम, की एक ऐसा सिस्टम कि अब यहाँ पे कोई प्रधान नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा, जैसे यूएन हो गया। तो कोई भी देश का क्या है इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस है। तो यूनिवर्सल सिस्टम टॉक अबाउट द वर्ल्ड गवर्नमेंट, और ये जो ला पाना, ये यूटोपियन आइडिया, उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद आया हायरार्किकल सिस्टम, यानी कि पदानुक्रमिक व्यवस्था। यहाँ पे एक जो है ना यूनिपोलर, यहाँ जैसे आज मान लीजिए यूएस हो गया, चाइना हो गया, ये एक यूनिपोलर की बात करते हैं, चाइना तो नहीं, यूएस, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हायरार्किकल सिस्टम। बाकी जो है ना छोटे छोटे राज्य होंगे, एक जो है ना उनकी प्रधानता होगी। फिर आता है यूनिट वीटो सिस्टम, की जितने भी देश में राज्य हैं सबकी बराबर शक्ति है, इतनी ज्यादा शक्ति है ना कि अगर ये चाहे, जैसे आपने देखा ना वीटो सिस्टम, पांचों के पास वीटो सिस्टम है, अगर एक ने डिसीजन लिया, अगर एक की भी जो है ना हुई, तो बाकी सब जो है ना पूरा बिल जो क्या होगा वो फेल हो जाएगा। तो एक के पास इतना पावर होना चाहिए कि बाकी सबको क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसको कहते हैं यूनिट वीटो सिस्टम, ऑल स्टेट कैन डिस्ट्रॉय ईच अदर इक्वली, ठीक है। अब देखिए इस तरह से इनको 6 भागों में विभाजित किया गया। हमने यूनिवर्सल सिस्टम की बात की, यानी कि वहां पे क्या होना चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए। हायरार्किकल यूनिपोलर यूएस होना चाहिए। यूनिट वीटो सिस्टम यानी सबके पास इक्वली होना चाहिए। बट मल्टीपोलर की बात नहीं की, वहां पे था बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि मल्टीपोलर की जगह पे था बैलेंस ऑफ पावर। सो ये नहीं है, यानी ए जो है ना आपका राइट आंसर है। सो लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। कह रहा है सोशलिस्ट फेमिनिज्म डिफर फ्रॉम लिबरलिज्म फेमिनिज्म बिकॉज, यहाँ पे कह रहा है समाजवादी नारीवाद उदारवादी नारीवाद से किस तरीके से भिन्न है। इट एम्फेसिस ऑन पैट्रियार्की, इट गिव ऑलमोस्ट utmost important to women participation in politics, it stress on women economic empowerment, it highlight women popular culture। ये भी पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल थियरी IR बोथ आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, जब समाजवादी नारीवाद की बात करते हैं तो ये उदारवादी नारीवाद से कैसे अलग है। देखिए इस क्वेश्चन को जानने से पहले समाजवादी नारीवाद उदारवादी नारीवाद से कैसे अलग है, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है जो फेमिनिज्म है उसको अलग अलग भागों में हमने क्या किया, जब समय आया तो इसको अलग अलग भागों में हमने विभाजित कर दिया। लेट्स हैव अ लुक। जब हम बात करते हैं फेमिनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के बारे में, तो पहली होती है लिबरलिज्म फेमिनिज्म, जिसमें जो है क्या होता है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, यानी कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल है उसको
इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वोटिंग राइट से रिलेटेड, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स होना चाहिए, वोटिंग से रिलेटेड हर इंडिविजुअल राइट, फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में लिबरल फेमिनिज्म बात करती है। इंपॉर्टेंट थिंकर वुलस्टोनक्राफ्ट और J.S. मिल है। मार्क्सिज्म फेमिनिस्ट दैट लाइक्स एंजल्स और मार्क्स, ये कहते हैं ना कि वुमेन इज डबली ऑप्रेस्ड, फर्स्ट बाय ऑन द नेम ऑफ द जेंडर दे हैव एंड द सेकंड ऑन द नेम ऑफ द क्लास, यानी क्लास के आधार पे, ठीक है, वो ब्यूरोक्रेट से है या फिर जो है ना लोअर क्लास से है, सो क्लास दूसरा हो जाता है उनको ऑप्रेस करने के लिए। जैसे मार्केट, इंडस्ट्री, फैमिली, फैमिली में भी वो बताती हैं कि जो मैन क्या होते हैं, दे आर हैव्स एंड वुमेन आर हैव्स नॉट, सो दे कंसीडर फैमिली एज अ ऑपरेशन। और उसके बाद आती है हमारी सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। देखिए, जब हम लिबरल की बात करते हैं तो इन्होंने सब बात की, बट इन्होंने पैट्रियार्की के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं की। इन्होंने कैपिटलिज्म की बात की बट पैट्रियार्की के बारे में बात नहीं की। तो सोशलिज्म जो होता है वो दोनों को इंक्लूड करता है, पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म के बारे में, बट यहाँ पे भी वो रेस और सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं बात करते हैं। फिर आपके बाद आती है रेडिकल फेमिनिज्म। ब्रिटिश फ्रेडमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर्स। वो कहती हैं पैट्रियार्की जो है ना वो जड़ है, और वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, इन सब के बारे में ना उनको जड़ मानती है। कहती है ये पोर्नोग्राफी, इन सब चीज़ों को वो कहती है इससे क्या होता है, वुमेन को वस्तु की तरह देखा जाता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन के बारे में वो बात करती हैं। ये जो है रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में कहती हैं। फिर आते हैं एक नया पार्ट्स, वो है इको फेमिनिज्म, जिसमें एलिस वॉकर और वंदना सिवा जो है ना वो कहती हैं कि वुमेन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट से जोड़कर देखा गया। इको फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत सारे लाए गए, इसी के आधार पे चिपको मूवमेंट आपने देखा, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो कि केन्या में लाया गया। ये ना केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एनिमल राइट से भी रिलेटेड वो जो है ना मुद्दे को उठाती हैं। मोस्ट ऑफ जो थिंकर्स इसमें बोटनिस्ट होती हैं या फिर जो होते हैं ना जो बायोलॉजिस्ट थिंकर, ये इन्वायरमेंट थिंकर, एक्टिविस्ट, दे आर बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो ये जो है ना रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखती हैं कि कैसे अगर हम इसको वुमेन से जोड़ें तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन कम हो। फिर उसके बाद आती हैं कल्चरल फेमिनिज्म। ये जो फेमिनिज्म है वो कहती है कि हमें क्या करना है, रीडिफाइन करना है फीमेल के स्पेस को, यानी कि फीमेल जो है जहाँ पे रहती है उसके स्पेस को नॉर्मलाइज करना है। जैसे जिम में हेल्थ पार्टिसिपेशन कितना है, इसको हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। टपरी पे, स्ट्रीट में वुमेन की जो है ना भागीदारी को बढ़ाना है। तो फीमेल सिस्टम सेंटर इंस्टीट्यूशन को हमें बढ़ावा देना है। कल्चर इस तरह से क्रिएट करना है ताकि हम लेस वॉर और लेस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सके, और ये तब हो सकता है जब वुमेन की ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पेस में उनको जो है ना भागीदारी दे। फिर उसके बाद हम आती हैं हमारी ब्लैक फेमिनिज्म। ये जो है वो लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक वुमेन से रिलेटेड होती हैं, और उसके साथ साथ आती हैं दलित फीमेल, वो जो दलित से रिलेटेड लाइफ के बारे में ये बताती हैं। सो दलित फेमिनिज्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फेमिनिज्म, और ये कहती हैं कि जब हम वुमेन की बात करते हैं, देर इज नॉट अ सिंगल फीमेल इशू दैट्स बेस्ड अपॉन द इंटरसेक्शनैलिटी, यानी कि सेक्शन के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं जैसे क्लास हो गए, कास्ट हो गए, ये सब भी क्या होती हैं, रिलीजन हो गए, ये सब भी ऑपरेशन का कारण बनती है। तो एक तो पहले वुमेन है, ऊपर से वो ब्लैक है, अगर ब्लैक है तो उस पर भी ज़्यादा वो डिसेबल है। तो हर सेक्शन के अंदर बहुत सारे उसके सेक्शन होते हैं, और हमें क्या करना है, ये जो वुमेन के स्टीरियोटाइप है, ब्लैकनेस या फिर वाइट इज़ ब्यूटीफुल, ये सब चीज़ों से हमें निकलना है। फिर उसके बाद आती है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ये कहती हैं कि वुमेन के जो आइडियाज़ हैं, वुमेन आइडिया इज़ नॉट सिंगल, इट्स अ डाइवर्स और डाइवर्जेंट। इन्होंने फिर उसके बाद आप देखो कि इन्होंने थर्ड जेंडर की इश्यू को रेज किया, थर्ड जेंडर, और फिर उन्होंने ये जेंडर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब हम इसको दो भागों में बढ़ के पढ़ते हैं, बाइनरी, इसको उन्होंने डीस्टेबलाइज किया और कहा कि फीमेल और द जेंडर इज ओपन एंडेड, it's not like divided between the male and female. So all these are types are very important category whenever we read about the feminism, जो कि आपको अलग अलग चीज़ें फेमिनिज्म को एक वृहद स्तर पे जो है ना हमारे सामने इसका स्कोप रखते हैं। सो उसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे
आपको बताना है सोशलिस्ट फेमिनिज्म लिबरल फेमिनिज्म से कैसे अलग है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट फेमिनिज्म, वो क्या करती हैं, पैट्रियार्की पर जोर देती हैं, जबकि लिबरल फेमिनिज्म इन बातों पर जोर नहीं देती हैं, वो इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में बात करती हैं। सो ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शनलिस्ट इंटीग्रेशन थियरी क्या बताता है कि जब हम कार्यात्मक एकीकरण सिद्धांत की बात करते हैं तो वो किन चीजों पर प्रकाश डालता है। देखिए, फंक्शनलिस्ट इंटीग्रेशन थियरी वो बात करता है कि अगर आप एक डोमेन में अच्छा करेंगे तो दूसरे डोमेन भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है तो हो सकता है कि आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन भी वो सुधर सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर जोर दिया है इंटरडिपेंडेंस इन वेरियस सेक्टर अमॉन्ग स्टेट, यानी कि टेक्निकल साइंटिफिक इन सब चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया है, और इसी को कहते हैं फंक्शनल पार्ट पे उन्होंने जोर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिजीम इंपॉर्टेंस बताया है, जरूरी नहीं है, मतलब इकोनॉमी के अलावा इंटरडिपेंडेंस पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, फंक्शनल इंटीग्रेशन थियरी कलेक्टिव गवर्नेंस और इंटरडिपेंडेंस पे ज़्यादा जोर देते हैं। कॉपरेशन उनको वेरियस फील्ड में चाहिए, टेक्निकल साइंटिफिक इकोनॉमिक इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको, अगर आप इकोनॉमिक में करोगे तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल्स में। आपकी पॉलिटिकल अच्छी होगी तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन में। एजुकेशन अच्छा होगा तो आपका हेल्थ अच्छा होगा। तो इसी को कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट, जो कि नियो फंक्शनलिज्म ने इसके बारे में बात किया। So, which international scholar argue that the state behavior is determined by the relation of action of other state in a relational manner, not by the anarchy? देखिए, यहाँ पे अनार्की को पूरी तरह से नकार दिया गया है कि यानी कि राज्यों का जो कार्य है वो संबंध परक तरीकों से निर्धारित होता है, अराजकता से नहीं। अराजकता की जब हम बात करते हैं तो वो रियलिज्म बात करते हैं, तो यहाँ पे रियलिज्म जो है ना वो निगेट हो जाएगा। केनेथ वॉल्ट खत्म। अलेक्जेंडर वेंट, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे बिहेवियर की बात की है, और बिहेवियर कोई बात जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि स्टेट की बिहेवियर जो होता है ना रिलेशनल होता है। रिलेशनल मतलब रिलेटिव, रिलेटिव मतलब वो चेंज होते रहता है, दैट इज डायनेमिक इन नेचर। ऐसा नहीं होता है कि एक बार कोई शत्रु है, अगर एनिमी है तो वो हमेशा शत्रु रहेगा। रियलिज्म और लिबरलिज्म यही मानते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक शत्रु है तो वो हमेशा स्टैटिक रहता है, वो इंटरेस्ट के अनुसार क्या होगा, स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि इसी बात को कंस्ट्रक्टिविज्म ने कहा कि इस इंटरेस्ट चेंज होता है, और इसी वजह से हमारे शत्रु और दुश्मन और दोस्त भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और यही बात जो है ना वुड्रो विल्सन अलेक्जेंडर वेल्ट ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आप विदेश नीति उठा के देखिए, वहां पे जो स्टेट की बिहेवियर होती है वो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट टाइम पे वेरी करता है। जैसे उरी में अटैक के बाद आप देखो फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गया इंडिया का। ठीक है, तो नॉर्म्स और वैल्यू और ट्रेडिशन, आपकी हिस्ट्री, आपकी जो नॉर्म्स, आपकी जो है ना प्राचीन काल से जो है ना संबंध है वो भी डिटरमाइन करते हैं। तो रियलिटी को क्या किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो नेशनल इंटरेस्ट भी क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है। और इसी वजह से अनार्की नहीं गवर्न करता है, रिलेशन क्या गवर्न करता है, इट्स अ नॉर्म्स एंड बिहेवियर ऑफ द स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशन ऑफ द अदर स्टेट। ठीक है, रिलेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द अदर स्टेट इन रिलेशनल मैनर। ठीक है, समय के साथ वो चेंज होते रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। देखिए, मैंने आपको अभी तुरंत बताया स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है, एक क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पे पड़ना, दैट इज कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है, और ये जो थियरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है नियो फंक्शनलिज्म से। ठीक है, सो आपका लास्ट क्वेश्चन है हर्मेनोटिक्स मेथड किस चीज पे जोर देता है। हर्मेनोटिक्स जो मतलब है, इसका मतलब क्या करता है कि आप इंटरप्रेट करते हो, किसी को अपने मतलब में, अपने मीनिंग में समझाते हो। ये जो टर्म्स है ये रिलेटेड है, इसका मतलब है कि आप क्या करते हो, किसी इवेंट्स के मीनिंग्स का अंडरस्टैंडिंग करते हो। ठीक है, कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स, बट ये जो है ना घटनाओं का कारणात्मक, ये जो है ना आप उसकी मीनिंग भी जानते हो, एक्सप्लेन नहीं करते हो, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। अगर पहले जो मीनिंग दिया उसमें अपनी मीनिंग जो है ना आप चेंज करते हो, अगर फिर भी लगता है कोई आपकी मीनिंग छूट गई है तो एक नया मीनिंग आता है। तो इस तरह से आप मीनिंग पे ज़्यादा जोर देते हो, आप इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा जोर देते हो। ठीक है, उसकी व्याख्या, इन सब चीज़ों पे आप
ज़्यादा जोर देते हो। So hermeneutics derive the meaning study of experience events from the subjective perspective, यानी कि एक जो है ना व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से आप हर घटनाओं का क्या करते हो, वर्णन करते हो. So this is all about hermeneutics and this is all about this series of the question answer. So here we discussed all important question has been asked by the NTA in the previous year question. So in this way we will bring this series of the question in front of you so that you can realize the gravity of the question and gravity of the level of the question that has been keep asked by the NCA. Till then, keep practicing and have a good preparation, and we will practice this kind of question same next class. So have a good preparation and thank you.